सो लेट वी स्टार्ट टुडे। बेटा हमने पढ़ना था प्रोडक्ट कैसा हो, SN1 का प्रोडक्ट कैसा हो। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट इन SN1। SN1 में प्रोडक्ट कैसा हो। बेटा जब आप SN1 के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो एस्पेक्ट इसके देखने जरूरी होते हैं। जब भी प्रोडक्ट देखेंगे ना तो प्रोडक्ट के दो एस्पेक्ट देखेंगे। एक एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल एस्पेक्ट। ठीक, पहला क्या देखते हैं, केमिकल एस्पेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल एस्पेक्ट, कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो केमिकली कैसा होगा, उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, क्या उसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, क्या उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आएगा। ये बेटा हमारे पास केमिकल एस्पेक्ट होता है। और दूसरा होता है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, कि स्टीरियो केमिकली प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या उसमें सेम ही आइसोमर आएगा या उसमें कोई उल्टा आइसोमर आएगा, क्या उसमें इन्वर्जन होगी, क्या उसमें रिटेंशन होगी। ये सब एस्पेक्ट जो है ये स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम केमिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। SN1 में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि दिस इज एन आयनिक पाथवे। आयनिक पाथवे जब भी होती है तो बेटा कार्बोकेटायन बनता है, और दुनिया में सिर्फ एक ही स्पीशीज है विच कैन रीअरेंज इटसेल्फ एंड दैट इज ओनली कार्बोकेटायन। एकमात्र एक ऐसी स्पीशीज है कार्बोकेटायन विच कैन यू कैन से रीअरेंज इटसेल्फ। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दे दिया, बोला नियोपेंटाइल क्लोराइड है, ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, और मैंने कह दिया कि इसको रिएक्ट करो विद एक्वस KOH विच इज एक्वस। आपको मैंने पिछली बार बताया था कौन कौन से सबस्ट्रेट एक्सक्लूसिवली हमें क्या दे सकते हैं, कौन कौन से एक्सक्लूसिवली हमें SN1 दे सकते हैं। क्या उसमें नियोपेंटाइल कंपाउंड थे, ऑब्वियसली थे कि नहीं थे, तो ये एक्सक्लूसिवली क्या देंगे, SN1। सो दिस रिएक्शन डेफिनेटली मूव्स थ्रू SN1। और अगर ये SN1 से मूव करता है तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे अपन लोग, प्लीज सी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाएंगे। नियोपेंटाइल क्या होता है, जिसमें क्वाटरनरी कार्बन हो उसको नियोपेंटाइल ग्रुप बोलते हैं। नियोपेंटाइल ग्रुप जिसमें क्वाटरनरी कार्बन हो। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास है CH3 और यहां पर भी CH3, यहां पे CH2 और यहां पे Cl। आप देख रहे हो यहां पे क्वाटरनरी कार्बन है और कितने कार्बन है, यहां पे 5। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज नियोपेंटाइल। ये जो ग्रुप हमारे पास आएगा, दिस वन, ये ग्रुप हमारे पास कहलाएगा नियोपेंटाइल ग्रुप। ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, ठीक, इसको नियो ग्रुप बोलेंगे और आगे क्लोराइड लगाया, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्योंकि एक तो प्रोटिक मीडियम भी है और वैसे भी एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट देगा ही कैसे, SN1 से। SN1 होगा तो पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, क्या बेटे यहां पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह की होगी। सो दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन वी हैव, इजंट इट। ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और बेटे कार्बोकेटायन ही एकमात्र ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहा करती है। तो हमें पता है कि यहां से अगर हम CH3 को यहां शिफ्ट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज मिथाइल शिफ्ट। देखे हो ना लेक्चर, सो दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट के चलते हमारा ये प्राइमरी कार्बोकेटायन विल टर्न टू अ टर्शियरी कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। और इस वजह से अब जो एक्वस OH नेगेटिव है वो कहां अटैक करेगा, ऑन दिस कार्बन, एंड दस द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी फॉर्म्ड एज CH3C, CH3OH, CH2, CH3। सो व्हाट यू आर सीइंग एज कि यहां पे हमारा जो हैलोजन था प्यारे बच्चों, हैलोजन हमारा निकला कहां से, प्राइमरी कार्बन से, बट जो OH जुड़ा कहां पे, टर्शियरी कार्बन पे, यानी देयर इज रीअरेंजमेंट। सो बेटा SN2 जब भी होता है, इफ देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट,
if there is chance of rearrangement, अगर rearrangement होनी है तो we must perform rearrangement. तो उसमें रीअरेंजमेंट जरूर करके देनी है हमें, प्रोडक्ट उसी से निकलेगा। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता, मैं आपको कहता कि आप मेरे को बताओ, अगर मेरे पास 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, और बोला रिएक्ट करो इसको एक्वस KOH के साथ और प्रोडक्ट बताओ। हाउ विल यू डू दिस? सबसे पहले आप बनाओ क्या, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। कैसे बनाओगे? पेंटेन का मतलब क्या होगा? 5 कार्बन। सेकंड नंबर पे क्या है? ब्रोमीन। थर्ड नंबर पे क्या है? मिथाइल। और बाकी जगह अपन क्या लगा देंगे? H लगा देंगे, जस्ट टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो ये हमारा रिएजेंट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया भाई। इज इट अ सेकेंडरी हलाइड विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन? हमने आपको बोला था कि SN1 कहां कहां होते हैं, 5 जगह बताए थे आपको। वो 5 जगह कौन कौन सी थी? टर्शरी। दूसरा बोला सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन। सो इज दिस सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन? सो मीडियम भी कैसा है? एक्वस, प्रोटिक। सो सर्टेनली गिविंग अस SN1। और जब भी SN1 होगा व्हाट विल हैपन? रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी बोलो? तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा CH3CH, यहां पे पॉजिटिव, CH3, यहां H, यहां CH2CH3। नाउ अब इसमें यहां तो हम मिथाइल को शिफ्ट करते हैं, हाइड्रोजन को। हम हमेशा मिथाइल की जगह कौन सी किया करते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। पढ़े हो ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद हम क्या किया करते हैं? मिथाइल शिफ्ट। उसके बाद क्या किया करते हैं? फिनाइल शिफ्ट, अगर पॉसिबिलिटी हो तो। प्यारे बच्चों, हमारे पास इसको मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जब इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? क्या बन जाएगा? ये कौन सी शिफ्ट हुई? जैसे ऊपर हमने कौन सी की थी? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बेटा 1,2 सूडो प्रीफिक्स होते हैं। सूडो मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक। इसका मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन, नहीं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन। और यहां पे क्या हो गई? हाइड्राइड शिफ्ट। यहां हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, और जब हाइड्राइड शिफ्ट हुई ये यहां चला गया। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ओवर हियर नाउ? हमारे पास बन जाएगा CH3 CH, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? CH2 C, CH3 1 पॉजिटिव, CH2 CH3। ठीक है बच्चे? और अब आप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करवाएंगे? एक्वस OH नेगेटिव, एंड दस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर इज CCH3, यहां पे OH, यहां पे CH2 CH3। यानी बेटा यहां पे रीअरेंजमेंट्स आपको करनी है, पर रीअरेंजमेंट सिर्फ तभी होती है अगर एक लेस स्टेबल से एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अगर मैं बोल दूं, आपको मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास इस तरह का कंपाउंड है CH3C, CH3, यहां पे Cl, CH2, CH2Cl, CH2, CH2, CH3। अब इसमें मैं बोलूं एक्वस KOH लगा दो, तो बेटा यहां पे कार्बोकेटाइन ही कौन सा बनेगा? टर्शरी। सो विल देयर बी एनी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट इन दैट? सो देयर इज नो चांस। तो यहां हमें रीअरेंजमेंट नहीं करवानी भैया, वहीं करवानी जहां पे हमारे पास रीअरेंजमेंट का क्या होगा? फायदा होगा। ठीक, कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा हो, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा हो, या नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा हो, या फिर आपके पास पहले रिजोनेंस नहीं है बाद में रिजोनेंस हो रही हो, ऐसा कुछ स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, तब तो आप रीअरेंजमेंट करवाएंगे। इसमें क्यों करवाएंगे? इसमें तो जहां पे आपका Cl है
वहीं पर आप क्या लगा देंगे, OH। जहां Cl है वहीं पे क्या लगा देंगे, OH। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट का कोई चांस, मतलब फायदा नहीं है, चांस तो है पर फायदा नहीं है। तो बेटा बात यह है कि SN1 जब भी होगी, एंड इफ देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, यू मस्ट परफॉर्म रीअरेंजमेंट। बोलो ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? काम दूंगा आज होमवर्क, ठीक। अब अगली बात, हमने केमिकल एस्पेक्ट तो पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, देखो बेटे, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट तब काम आता है अगर हमारा जो यू कैन से प्रोडक्ट है वो कायरल बनने जा रहा हो, यानी उसमें आपका कायरलिटी हो, तब तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट का कोई फायदा है, अदरवाइज नहीं है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इस तरह का, मान लो मेरे पास यहां पे लिख दिया CT3, यहां CD3, यहां CH3, यहां क्लोरीन। बेटे टी जानते हो ना, टी क्या होता है, हाइड्रोजन ही तो होता है, हाइड्रोजन का ट्रीटियम है। डी क्या होता है, ड्यूटीरियम, अगेन हाइड्रोजन है। एच क्या है, प्रोटियम, हाइड्रोजन है। बेटा क्या ये कार्बन कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है? ऑब्वियसली कायरल है ना, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कायरल है। अब कायरल है, अब इसमें है कैसा है, टर्शरी हैलाइड है कि नहीं? अब इसमें अगर मैं बोलता हूं कि एक्वस KOH लगा दो, एक्वस KOH लगा दो, तो बेटा हमारे पास कंपाउंड टर्शरी है और हमारे पास मीडियम एक्वस है। अगेन द रिएक्शन विल मूव थ्रू SN1। SN1 अगर होगा तो बेटा क्या होगा हमारे पास कि कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन यहां बना देते, इसको यहां से तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन C। यानी देखो इसमें कार्बोकेटाइन मैंने ऐसा बना दिया, बोलो किसी के पेट में दर्द? कार्बोकेटाइन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, विच इज अ प्लेनर कार्बन, विच इज अ प्लेनर कार्बन। तो क्योंकि ये प्लेनर कार्बन है यानी प्लेनर कंपाउंड है, अब जो OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा बेटे वो यहां पे भी अटैक कर सकता है और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से कर सकता है कि नहीं? हेलो हेलो, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। उसकी वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो दो तरह के बन सकते हैं, या तो जैसे CT3 यहां था, CD3 यहां था और CH3 यहां था, तो जहां Cl था वहीं OH लग गया, यहां Cl था वहीं OH लग गया। और या फिर ऐसा हो सकता है कि उससे उल्टा, यानी अटैक बैक साइड से हुआ हो, तो OH यहां लग गया हो और यहां क्या हो, CD3 और यहां आ जाए CH3। यानी OH दो जगह पे लग सकता है, या तो जहां से क्लोरीन निकला और या तो जहां क्लोरीन निकला उससे ऑपोजिट, दो जगह पे लग सकता है। अगर मैं इसकी RS देखना चाहूं, अगर मैं इसकी RS देखना चाहूं तो बेटा पहली प्रेफरेंस इसको दोगे कि नहीं दोगे, बोलो। सेकंड इसको दोगे कि नहीं दोगे, थर्ड, फोर्थ। तो बेटे जी यहां से यहां हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी फॉर्म होगी, क्या ये S फॉर्म होगी? और यहां पे अगर हम नाम दें 1 2 3 4, क्या अगेन ये S होगी? लेकिन अगर इसको बोलूं 1 2 3 4, ये कौन सी बन गई? तो यहां पे पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमारे पास क्या हो, S भी बने और R भी बने। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन जो होता है वो एक प्लेनर स्पीशीज होती है, तो अटैक आगे और पीछे कहीं से भी हो सकता है। सो इस वजह से अगर बेटे हमारे पास S से S बना, अगर S से S बना यानी कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
ये रिटेंशन हो गई। लेकिन अगर S से R बना, S से R बना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकली कॉल्ड एज वॉल्डेन इन्वर्जन। जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसका नाम वॉल्डेन था, तो उसको बोला वॉल्डेन इन्वर्जन। तो क्योंकि SN1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, अटैक आगे से भी हो सकता है, अटैक पीछे से भी हो सकता है। तो जितने चांसेस रिटेंशन के हैं उतने ही चांसेस इन्वर्जन के भी हैं। ये जो दो कंपाउंड यहां बनेंगे, ये दो कंपाउंड जो यहां बनेंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे कि नहीं। और जब इनएंशियोमर बनेंगे दोनों इकट्ठे, तो इसका क्या मतलब होता है, रेसिमिक मिक्सचर का बनना। तो यहां पे क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। तो बात आ गई कि इन SN1 पार्शियल रेसिमाइजेशन takes place। ठीक, पहली बात कि रेसिमाइजेशन क्यों होती है, वाई, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज। अगर पूछे कि रेसिमाइजेशन क्यों होती है, तो आप बोलोगे बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, intermediate carbocation formed is planar species. So therefore attack of nucleophile can take place from either direction, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, आगे से भी पीछे से भी। So there are equal chances of retention as well as inversion. So retention और inversion होने के दोनों के चांसेस हैं। इस वजह से हमारे पास जो दो कंपाउंड बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे, और उस वजह से क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगी। तो रेसिमाइजेशन क्यों हुई ये समझ में आया। लेकिन एक और बात, ये पार्शियल रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है। यहां पे 98% तक रेसिमाइजेशन होती है, 100% नहीं होती। ठीक, अब ऐसा क्यों, जबकि कार्बोकेटाइन तो हमारे पास क्या है, प्लेनर स्पीशीज है भाई। तो इसमें 50% चांस कहां के होने चाहिए, आगे के, 50% होने चाहिए पीछे के अटैक के, कहीं से भी अटैक हो सकता है, और दोनों के चांसेस क्या है, 50%। तो 100% रेसिमाइजेशन क्यों नहीं हुई, वाई इसमें पार्शियल रेसिमाइजेशन होती है, 100% क्यों नहीं होती। देखो बहुत सिंपल बात, आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट स्टेप जो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है वो स्लो स्टेप है, पर जैसे इसको रिएक्शन मिक्सचर को डालेंगे न्यूक्लियोफाइल तो आने शुरू हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। अब बेटे जी यहां पे नेगेटिव है कि नहीं, और यहां पर पॉजिटिव है कि नहीं। तो जो न्यूक्लियोफाइल आगे से आ रहे हैं दे विल फील सम रिपल्शंस, नेगेटिव की रिपल्शन होगी कि नहीं। और कुछ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेंगे, क्या उनको कोई रिपल्शन फील होगी, उनके आगे तो नेगेटिव नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि बिफोर द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बैक साइड से OH ऑलरेडी ज्यादा पहुंच चुके होंगे, ज्यादा पास पहुंच चुके होंगे। ठीक, और फ्रंट वाले OH थोड़े कम पहुंचे होंगे क्योंकि वो रिपेल कर रहे होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। हाँ जी बिल्कुल, एक बार क्या 3 बार बताऊंगा। देखो बेटे, सलमान खान के लेने ऑटोग्राफ है ना, और सलमान खान जो है ना वो अपने बाउंसरों से घिरा हुआ है। ठीक, ये 4 बाउंसर है, ठीक है जी। हमने गुट बनाया, कुछ ने आगे से इस वाली जगह से इसको अप्रोच करने की कोशिश की, कुछ ने इस वाली जगह से। ठीक, अब यहां पे हमें पहले अगर सलमान खान से ऑटोग्राफ लेना है तो पहले इस जो बाउंसर है उसको हटाना पड़ेगा, है ना भाई, तभी हम जा पाएंगे। उसके लिए हमने एक सुंदर कन्या छोड़ी, है ना, जो इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। पर जब ये बाउंसर इस साइड को आएगा, आगे वाले बच्चे जो होंगे वो तो इससे प्रभावित होंगे कि नहीं।
वो इतने पास नहीं जा पाएंगे। जैसे जैसे बाउंसर दूर जा रहा है ये वाले बच्चे पास पास आते जा रहे हैं, है ना भाई। अब जैसे बाउंसर यहां से निकल गया, सुंदर कन्या को लेके चला गया, ठीक, अब हमारे पास आगे वाले भी आ गए, पर ऑलरेडी पीछे से ज्यादा पास आ चुके थे, तो ऑलरेडी पीछे वाले न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, ज्यादा पास, ज्यादा जल्दी अटैक कर देंगे। आगे वाले तो अभी सोचेंगे भी बाउंसर जाएगा तब तो हम जाएंगे ना भाई। तो सिंपल बात यह है कि क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन एक स्लो स्टेप है, तो जो पहले वाले OH जो फ्रंट से अटैक कर रहे हैं वो लीविंग ग्रुप से क्या रहेंगे, रिपेल्ड। इस लीविंग ग्रुप की रिपल्शन की वजह से वो इतने पास नहीं आ पाएंगे या इतना अटैक नहीं कर पाएंगे, जबकि बैक साइड से उसको ऐसी रिपल्शन फील नहीं हो रही, तो बैक साइड पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा पहुंच जाएंगे और फ्रंट साइड पे कम होंगे, तो बैक साइड वाले अटैक ज्यादा होंगे और फ्रंट साइड वाले अटैक कम होंगे। समझ में आई बात। इसलिए यहां पे इन्वर्जन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी, इन्वर्जन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी और रिटेंशन थोड़ी लेस होगी, है ना। इसलिए 100% हमारे पास यहां पे रेसिमाइजेशन नहीं हो सकती है। इसमें थोड़े थोड़े आगे से ऑटोग्राफ ले लेंगे, थोड़े थोड़े पिछली साइड से ऑटोग्राफ ले लेंगे, पिछली साइड वाले ज्यादा ले लेंगे भाई, और आगे वाले जो हैं वो थोड़े बाउंसर के जाने की वेट करेंगे, ऑब्वियसली वो थोड़े कम ऑटोग्राफ ले पाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो कितना अच्छा समझ में आया ना, सुंदर कन्या के नाम से, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात, अगर यहां पे कायरल कार्बन पे अटैक होता हो, पहली बात बेटा अटैक किस पे होना चाहिए, कायरल का। अगर मान लो अटैक कायरल कार्बन पे है ही नहीं तो क्या छुनछुना बनेगा कुछ भी, है ना। कोई कायरल कार्बन होगा तब तो बात है ना, अब कायरल कार्बन ही नहीं है। अब मान लो मैंने अगर ऐसा दिया होता, मान लो ऐसा दे देते जी CH3 C CH3 CH3 Cl, अब बोलते जी इस पे एक्वस KOH डाल दो, बोला प्रोडक्ट क्या है, रेसिमिक मिक्सर, बोला छुनछुना रेसिमिक मिक्सर। अरे भाई यहां तो कायरल कार्बन ही नहीं है क्या, जहां मर्जी से अटैक करो, कोई कन्फिग्रेशन का मतलब ही नहीं है, तो यहां कोई रेसिमाइजेशन नहीं है, यहां कोई रेसिमाइजेशन नहीं है। ये नहीं है कि SN1 है तो हमेशा जज्बात में बह गए रेसिमाइजेशन। अरे रेसिमाइजेशन तब होती है अगर अटैक कायरल कार्बन पे हो या प्रो कायरल कार्बन पे। प्रो कायरल करवाए थे ना तुम्हें मैंने, जिसका एक ग्रुप रिप्लेस करके हमारे पास क्या बनता हो, कायरल बनता हो, है ना। तो हो सकता है 2 क्लोरीन लगे थे, एक डिपार्ट हो गया और उसकी वजह से OH आ गया और कायरलिटी आ गई, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो बेटा अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे देयर इज नो रेसिमाइजेशन, हालांकि यहां पे भी टर्शरी है और हालांकि यहां पे भी क्या है, SN1 है, यहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, पर चाहे आगे से अटैक करे पीछे से अटैक करे बात तो वही रहेगी, इसमें तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं है। तो ये समझ के रखना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ जज्बात में बह करके सिर्फ ऐसा बोलते हैं SN1 का प्रोडक्ट रेसिमाइजेशन, अरे लड्डू नहीं है ऐसा। हम ये बोलते हैं कि इफ अटैक यहां पे इन SN1 partial racemization takes place if attack is on chiral carbon or pro-chiral carbon, यहां तो कायरल कार्बन यानी जिससे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनता हो, तब रेसिमाइजेशन होगी। और रेसिमाइजेशन कैसी होगी, पार्शियल, कंप्लीट नहीं होगी। अगर पूछेंगे मेजर कौन, बोलना जी इन्वर्जन, ठीक। हाँ रेसिमाइजेशन हो रही है, आप ये नहीं बोलोगे जी इसमें सिर्फ इन्वर्जन होगी, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे अपन, होगी रेसिमाइजेशन, पार्शियल रेसिमाइजेशन, 98% तक रेसिमाइजेशन, बशर्ते अगर हमारा कंपाउंड कैसा बन रहा हो, अगर कंपाउंड हमारा कायरल बन रहा हो, ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा हो, तो उससे दोनों इनएंशियोमर बनेंगे, ठीक। और उसकी वजह से हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर तो बनेगा लेकिन पार्शियल रेसिमाइजेशन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझ में आया। तो SN1 में हमारे पास एक बात, प्रोडक्ट बनाते हुए क्या करोगे, पहली बात प्रोडक्ट बनाते हुए आप इसमें रीअरेंजमेंट्स कभी नहीं भूलोगे। जब भी SN1 होगा तो आपको पहले देखना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है।
अब यही नहीं कि हर जगह रीअरेंजमेंट, जहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, जहां से लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता होगा, वहां हम रेसिमाइजेशन, वहां हम रीअरेंजमेंट कर देंगे, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट, चाहे मिथाइल शिफ्ट, और चाहे फिनाइल शिफ्ट, वट एवर इज पॉसिबल। जिस तरह की भी पॉसिबिलिटी होगी वैसा हम करके दिखा देंगे। बोलो समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर? दूसरी बात ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में कि अगर हमारा कंपाउंड जो बन रहा है और वो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, तो उस समय में हमारे पास क्या होगा? इक्वल चांसेस ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन आर देयर, बट इन्वर्जन इज मोर बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज अ स्लो स्टेप, तो न्यूक्लियोफाइल्स अटैक फ्रॉम द बैक साइड मोर देन दैट ऑफ फ्रंट साइड। इस वजह से inversion is somewhat more than that of retention, but product is racemic mixture. There is 98% racemization, बशर्ते कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बने। अगर हमारे पास अटैक ही ऑप्टिकली एक्टिव पे नहीं है और जानबूझ के तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेंगे, जानबूझ के गलती करवाएंगे ना तुम्हारे से, क्योंकि सबने पढ़ाया रेसिमाइजेशन, हमने भी झंडा उठा लिया रेसिमाइजेशन। अब वहां पे लिखा जी ये अगले वाला कंपाउंड जो मैंने तुम्हें दिया, ऐसा ही कोई है ना, ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, बोला जी अभी बोलो प्रोडक्ट क्या है, नीचे ए ऑप्शन दिया रेसिमिक मिक्सचर, और हमने दे टिक। ये सोचा ही नहीं कि रेसिमिक है भी है कि नहीं। बेटे उस केस में सिर्फ रिटेंशन रहेगी, जो था वैसे ही है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। एक और बड़ी मजेदार बात यहां पे बताता हूं, जो बहुत कम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक, मेरी तो किस्मत ऐसी बताना ही पड़ेगा। ठीक, मान लो अपने पास कुछ ऐसा है CH3 CT3 CD3, ठीक, CH3, यहां पे CH3, यहां Cl। अब बोला जी इसमें एल्कोहलिक KOH लगाया, ठीक, और बोला कि ये R फॉर्म थी। क्या बोला था? ये R फॉर्म थी। हमें बोल दिया ये R फॉर्म है। क्या बोल दिया? R फॉर्म है। अब मेरे को बोला द प्रोडक्ट इज A S फॉर्म, B R फॉर्म, C रेसेमिक मिक्सचर, D इनेंशियोमर ऑफ रिएक्टेंट। बोला ये क्या है जी? अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने यहां पे रिएक्शन किया, अब हमें देखने समझ में आ रहा है टर्शरी है, और हमें पता है टर्शरी है तो क्या है? SN1 है। SN1 हुआ, कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन कैसा बना? टर्शरी। रीअरेंजमेंट का कोई मतलब रहा नहीं। तो जहां पे Cl था वहीं पर क्या लग गया? OH लग गया भाई। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बना? CH3C, CT3, CD3, CH3, यहां पे OH, यहां CH3। अब बोला जी प्रोडक्ट बताओ, और यहां बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख देंगे SN1, जानबूझ के लिख देंगे। अब बोलो प्रोडक्ट क्या होगा? इन चारों में से आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसमें से? बेटे इसमें आंसर आएगा R फॉर्म। क्यों? और बेटा कायरल कार्बन पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, वो तो जैसे का तैसा ही है, क्या उस पे कोई चेंज आएगा? बेटे रिएक्शन तो इस कार्बन पे हुआ ही नहीं, कायरल तो यही था ना, इसकी कायरलिटी तो मेंटेन रही। अगर ये R है तो R ही रहा, रिएक्शन तो इस कार्बन पे हुआ है, इस कार्बन पे कायरलिटी है नहीं, तो क्या कोई कायरलिटी चेंज हुई? अब बच्चा तो ये सोचेगा ना भाई कि हम रेसिमिक मिक्सचर करें, है ना, क्यों? SN1 है, सोचेगा SN1 रेसिमिक मिक्सचर था, तो वैसे -1 वाला था। समझ में आई बात? तो ये बात बहुत कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे देखो मेरे को अपने अर्नब साहब ने बोला सर इनेंशियोमर D, ओए लड्डू ये क्लोराइड है और ये एल्कोहल है, क्या ये आइसोमर है? ये आइसोमर है ही नहीं तो इनेंशियोमर कैसे होंगे? आइसोमर कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो बेटा ये इसका कभी भी इनेंशियोमर नहीं बनेगा, ये तो पॉसिबल जिंदगी में नहीं है। रही बात एस फॉर्म, हो सकता था अगर कायरल कार्बन पे अटैक होता, पर अटैक तो कायरल कार्बन पे है ही नहीं,
तो कायरल कार्बन की कायरलिटी मेंटेन रही। देखो 3 क्वेश्चन बने ना यार, है ना। एक क्वेश्चन बना जहां कायरल कार्बन पे अटैक है, वहां प्रोडक्ट क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर। एक बना जहां पे कायरल कार्बन ही नहीं है, वहां पे क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक जहां कायरल कार्बन है बट अटैक किसी और कार्बन पे, तो क्या बना बेटा, रिटेंशन। एज इट इज रह गई, आर से आर रह गई, रिटेंशन हो गई। क्यों, कायरल कार्बन पे अटैक ही नहीं हुआ। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट समझे अच्छे से, पता चला कहां रेसिमाइजेशन करना है, कि पापे गिराज की तरह करते रहोगे, समझ लिए ना। तो बेटा ये आपका SN1 का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैंने आपको प्रोडक्ट बताने की कोशिश की कैसे बनाना है। आगे हम करते ही रहेंगे, इसके ऊपर सारा काम ही इसके ऊपर है। बट आज मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क दूंगा, बट होमवर्क मैं ऐसे नहीं देना चाहता, अगर मैंने इसके बाद लिख दिया ना तो तुम कर दोगे यार, मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दिमाग लगाओ, है ना। तो पहले मैं करवाऊंगा SN2। जब SN2 करवाऊंगा तो पहले ये सोचो कि उसमें SN1 है कि SN2 है, और फिर प्रोडक्ट निकालो, तब तो है मजा। ऐसे क्या, ऐसे तो पता ही है, बस मैंने जो भी दिया तुमने बोला SN1 के बाद दिया था सर ने रीअरेंजमेंट, ठीक। रेसिमाइजेशन वो नहीं चाहता हूं, चाहता हूं भरपूर दिमाग लगाएं, ठीक। तो बेटा SN1 क्लियर हुआ। अब एक देखो SN1 क्या होता है, शुरुआत से कॉपी को पीछे से पलटो। SN1 क्या होता है समझ में आया, SN1 में सबस्ट्रेट कैसा होता है समझ में आया, लीविंग ग्रुप की क्या महामाया है समझ में आई, ठीक। सबस्ट्रेट कैसे वाला होना चाहिए SN1 के लिए समझ में आया, रिएजेंट कैसा होना चाहिए, क्या चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए पता चला, सॉल्वेंट कैसा होगा, कंडीशंस कैसी होंगी, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बोलो ये सारा कुछ क्लियर है। चलो हाँ जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे थे। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। सो माय डियर प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात और बताना भूल गया, मेरे को माफ कर दो, ठीक। यहां पे एक चीज और लिखने का, कि जो SN1 होते हैं ना, SN1 रिएक्शंस, दे आर स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, दे आर स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, दे आर स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। अब बड़ा सारा पीछे से बच्चे ने बोला क्या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, क्या होते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास 2 चीजें बन सकती हो, और उसमें से एक मेजर हो एक माइनर हो, तो हम सिलेक्ट करेंगे ना कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो पाथ सिलेक्ट होगी ना भाई उसमें। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। बोलो क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव है। डिड वी सिलेक्टेड कि वेदर आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा या ये होगा, तो इसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। अगर मान लो प्रोडक्ट ही एक बनना हो, उसमें सिलेक्शन वाली बात नहीं है, वो क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिकली एक ही बनना है। और मजे की बात, जो स्पेसिफिक है सिलेक्टिव तो है ही है, जो स्पेसिफिक है सिलेक्टिव तो है ही है ना भाई। यानी अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो बेटा पाथ भी तो वही सिलेक्ट करेगा वो। तो जो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी होता है, बट जो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है ना वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है। बोलो समझ में आई। यानी स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव का बाप है, यानी उसके अंदर दोनों चीजें आई, स्टीरियो स्पेसिफिक भी स्टीरियो सिलेक्टिव भी, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिव जो है वो अकेला होगा। बोलो क्लियर। और ये क्लियर हो गया व्हाई इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। चलो यार SN2 रिएक्शन, बेटा SN2 रिएक्शन जो है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सेकंड ऑर्डर की, क्लियर बेटे। इसको हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। सो इसको बोलते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। पर बेटे
ये 1 स्टेप रिएक्शन है। जैसे SN1 कैसा था, 2 स्टेप, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट। और बेटे जो रिएक्शन भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं ना, उनको प्यार से बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन। तो दिस इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। बेटा जब कभी भी 2 दिखे ना सामने, तो दिमाग में जोर जोर से घंटी बजनी चाहिए, प्राइमरी 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 प्राइमरी। समझ में आई? ऐसी वाली घंटी जरूर बजनी चाहिए। जब 1 टाइप हो तो कैसी घंटी बजनी चाहिए? टर्शरी 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 टर्शरी, है ना। और जब कभी भी सेकेंडरी होगा, मतलब 2 लिखा हुआ होगा, तो प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, है ना। तो पहले हम प्राइमरी लिखेंगे। अगर प्राइमरी लिखते हैं तो कैसे वाला होता होगा बेटे? क्या ऐसा होता होगा? CHHHCl, है ना जी। ये प्राइमरी बना दिया मैंने, है ना। मिथाइल क्लोराइड है। अब इसमें हमें अच्छे से पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर बेटा मैंने ना न्यूक्लियोफाइल छोड़ दिया, ठीक है जी। एक स्टेप में है, OH क्यों छोड़ूंगा मैं? न्यूक्लियोफाइल छोड़ देता हूं। ये लो जी, कोई न्यूक्लियोफाइल था जिसने इसके ऊपर अटैक करना है। अब एक बात बताओ, इसमें आयन तो बनना ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी कटायन का स्टेबल होता है बेटा? प्राइमरी कटायन तो स्टेबल होता नहीं। साथ में सर ने एक बात बताई थी, याद करो, कि जो 1 टाइप रिएक्शन होते हैं वो हमारी मजबूरी होती है। वो हमारी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि अगर अटैक नहीं हो पाए तो पहले आयनाइज बनाना पड़ेगा ना। यानी सलमान खान से ऑटोग्राफ लेना मुश्किल है, तो उसके लिए हमारे को पहले कन्या चाहिए। सही है, ठीक। उससे हमारे को पहले बाउंसर को हटाना पड़ेगा, कन्या चाहिए, है ना। बट जब अश्विनी सर से लेना हो, अश्विनी सर का ऑटोग्राफ लेना हो, कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना, आसपास कोई है ही नहीं, जहां मर्जी आ जाओ भाई। तो उसी तरह से इसके आसपास कुछ है नहीं, तो अटैक हो सकता है। अगर अटैक हो सकता है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो जरूरी है कि आयनाइजेशन करनी है, उसमें एनर्जी चाहिए। अपन बिना एनर्जी के काम करेंगे, कम एनर्जी से काम करेंगे। तो भाई ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल आगे से तो अटैक कर नहीं सकता। आगे ये वाला Cl तो है ना भाई, एक आधा बंदा तो मेरे आगे भी होगा, है ना। तो ये वाला जो है ये इसको रिपेल करेगा, तो अटैक आगे से पॉसिबल नहीं है, अटैक पीछे से ही पॉसिबल होगा। ये बैक साइड से अटैक कर पाएगा। और अगर बैक साइड से अटैक करेगा, मजेदार बात, प्लीज इधर सारे बच्चे ध्यान से, यहां H, यहां H, यहां Cl, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा। इस तरह का इंटरमीडिएट बन गया जिसमें पेंटावेलेंट कार्बन है। क्या कभी कार्बन पेंटावेलेंट होता है ना तुम्हारे सामने? तो कहां से आया बेटे? इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। बेटा एक क्वेश्चन पूछा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन कहां डालता है? बोला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। यानी न्यूक्लियोफाइल puts its electron in the vacant anti-bonding molecular orbital of carbon। उस वजह से हमारा इंटरमीडिएट देखने में क्या लग रहा है? पेंटावेलेंट। बेटा इंटरमीडिएट कोई स्टेप नहीं होता ना, ये तो एक ट्रांजिशन स्टेट है। पढ़े हो ना काइनेटिक्स मेरे साथ? तो एक ट्रांजिशन स्टेट बताई थी, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। यहां पे भी डैश डैश, यहां पे भी डैश डैश। अब ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ तो बेटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसको छूटा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ जी। अर्नव के 2 दोस्त, सान्या मोयरा, ठीक। अभी क्या हुआ कि मोयरा इसको चिप्स खिला रही है खूब सारे, पक्का दोस्त। अब सान्या ने एक दिन पेटी खरीद के ले आई, इसने मोयरा को पूछना ही बंद कर दिया, है ना भाई। इसी तरह से होता है। तो जैसे यहां पे इसका दोस्त तो ये था, पर अगर पीछे से कोई देने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा दे दे तो इसको कौन पूछेगा यार? इसको लगेगा ठुड्डा, ये बाहर, ठीक। और हमारे पास क्या बन जाएगा? CHH
H और यहां क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, और बाहर टाटा बाय बाय कौन करेगा, लीविंग ग्रुप। रिएक्शन में स्टेप एक ही है, बीच में तो इंटरमीडिएट है, तो एक कंसर्टेड स्टेप। बोलो SN2 का मैकेनिज्म समझ में आया? पहले बोलो बैक साइड से अटैक क्यों हुआ? आगे बाउंसर बैठा, बिल्कुल सही बोला, आगे बाउंसर बैठा है, ठीक। तो बैक साइड से अटैक पॉसिबल है और कोई नहीं, और कार्बोकेटायन स्टेबल है नहीं, इसलिए कार्बोकेटायन बनेगा है नहीं, ठीक। तो अटैक बैक साइड से होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे और उसकी वजह से पेंटावलेंट कार्बन हमें कुछ देर के लिए दर्शन देगा। उसके बाद लिविंग ग्रुप अपनी जगह, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके जोड़ जाना है। बोलो SN2 समझ में आया? अब प्यारे बच्चों, SN2 के अगर मैं रेट लिखने लगूंगा यहां पर, तो बेटा रेट इज इक्वल टू K इंटू, क्या यहां अल्काइल हैलाइड काम कर रहा है? अरे बोलो अल्काइल हैलाइड काम कर रहा है, तो RX भी है, और क्या इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी है? तो दोनों ही रिएक्टेंट है ना भाई, तो दोनों लिखने पड़ेंगे कि नहीं? तो ऑब्वियसली क्या ये सेकंड ऑर्डर हो गया कि नहीं? सो देयरफॉर इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और बेटा देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल पीछे जाके मत्था मार रहा है कि नहीं? कोलिजन हो रही है कि नहीं? दो में हो रही है, तो क्या होगा, बाय मॉलिक्यूलर होगा कि नहीं? एंड बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई मेरी कि नहीं? बेटे यहां पे दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है, जब भी दो चीजें टकराती है तो मॉलिक्यूलरिटी 2, तो 2 मॉलिक्यूलरिटी यानी बाय मॉलिक्यूलर, और दोनों पे इसका रेट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो गया ये सेकंड ऑर्डर। सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलो क्लियर? तो बेटा SN2 का आपको अच्छे से समझ में आया मैकेनिज्म। अब हम अपनी औकात पे आ जाते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं सबस्ट्रेट कैसा हो, क्योंकि हमें वही 5 चीजें पढ़नी हर रिएक्शन में। जितने रिएक्शन तो मैं करवाऊंगा उसमें पहले 5 चीजें अपन पढ़ गए, फिर आगे चलेंगे। बेटा सॉल्व तो तुमने करनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने करवाना कुछ नहीं, ठीक। मैं तो मैकेनिज्म बना करके बता करके यहां बैठ जाना, करते रहो, ठीक। चलो जी, अब हम बात करेंगे इसमें सबस्ट्रेट कैसा हो। सबस्ट्रेट कैसा हो, देखो जी, अगर यहां पे कहीं बल्कि होता तो बेटा क्या अटैक पॉसिबल था बैक साइड से? तो सबसे पहली बात, यहां पे सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, हल्की, बल्कि ना होके हल्की, है ना, यानी लीस्ट बल्कि, है ना, लीस्ट बल्कि। मजे की बात कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बल्कि नाम का कोई शब्द ही नहीं, ये हिंदुस्तानी वाली अंग्रेजी है ना, बल्कि इज नो वर्ड। यहां पे समझने की बात है कि वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं चाहिए। पर अब हम जब देखते हैं किसका रिएक्शन फास्ट होगा, किसका रिएक्शन फास्ट होगा, SN2 में किसका रिएक्शन फास्ट होगा? प्यारे बच्चों ये ठीक है लीस्ट बल्कि होना चाहिए, पर वही बेटा सबस्ट्रेट के दो पार्ट, लीविंग ग्रुप एज वेल एज अल्काइल पार्ट। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना, सेम एज SN1, जैसा SN1 में पढ़ा था वैसे ही। भैया जो अच्छा लीविंग ग्रुप है वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो SN1 में हो या चाहे SN2 में हो, यानी लीविंग ग्रुप वाला ऑर्डर तो वही रहना है। तो सब्स्टिट्यूशन किसी की भी हो, RI की सबसे ज्यादा, RBR की उससे कम, RCl की उससे कम, RF की उससे कम, एल्कोहल उससे बुरे, ईथर और भी बुरे, और अमीन तो सबसे बुरे, ठीक। ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप की कहानी वही है, जो जितना बेसिक उतना बैड लिविंग ग्रुप, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, लिविंग ग्रुप उसी तरह से देखा जाएगा। और पहले देखा भी क्या जाएगा, लिविंग ग्रुप। अल्काइल पार्ट तो बहुत बाद की बातें होती है। अब दूसरी बात जो हमारे पास है यहां पे, अल्काइल पार्ट, अल्काइल पार्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां अश्विनी सर स्पेशल है, सच बता रहा, और ये गारंटी के साथ बोलता हूं, कॉपी चेक करना किसी की भी यहां पे, अगर किसी की कॉपी में मिल जाएगा ना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं देखना, नहीं मिलेगा। क्यों? यहां पे सिर्फ आपको यही करवाएंगे
जो भी पढ़ाते हैं कि बस जहां पे बल्क कम हो वहां पे अटैक करवा दो। ओ बल्क तो बहुत बाद की बात है बेटा, इसमें सबसे पहले देखना एनजीपी। सबसे पहले क्या देखना है? एनजीपी। जिस स्टेप्स में बोलूंगा उसी स्टेप में देखने का, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाने का। सबसे पहले सी एनजीपी। अब सर ये एनजीपी क्या है? बेटे एनजीपी होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या होता है? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। प्यारे बच्चों, लोग इसको अलग से बता दें तो बता दें, इसमें तो कभी बताएंगे नहीं। पर तुमने SN2 की स्पीड देखते सबसे पहले क्या देखना है? लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप क्या दूसरे नंबर पर? एनजीपी। नो, एनजीपी क्या होता है बेटा? अगर बीटा कार्बन पर, यानी कि गामा पोजीशन पर, बीटा कार्बन से अगर कोई हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर पड़ा हो, क्या बोला? इफ, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अच्छा लगेगा। इफ एनी हेट्रो एटम containing lone pairs or a pi bond is attached to बीटा कार्बन, यानी एट गामा पोजीशन। अगर बीटा से अटैच होगा तो उसकी अपनी पोजीशन कौन सी होगी? गामा होगी ना भाई। अल्फा बीटा गामा समझते हो ना? एबीसी, अल्फा बीटा गामा। अगर बीटा से कोई चीज जुड़ी है तो उसकी पोजीशन कौन सी है? गामा। समझ रहे मेरी बात? तो क्या है? इफ अ हेट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर और पाई, और किसी में या फिर कोई पाई बॉन्ड हो अटैच टू द बीटा कार्बन, ठीक, यानी गामा पोजीशन पर हो, इट गिव्स एनजीपी। ये एनजीपी देता है। अब ये क्या होता है सर एनजीपी? थोड़ा सा खुल के बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। देखो ध्यान से, देखो बेटे एनजीपी कैसे होता है, किस तरह से होता है और क्यों ये स्पीड को फास्ट करता है। मान लो मेरे पास एक ये कंपाउंड है, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? ये वाला कंपाउंड है, इसके ऊपर ये अल्फा कार्बन है कि नहीं? ये बीटा कार्बन है कि नहीं? बीटा कार्बन पे कौन सा लगा? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम इज एटम अदर देन कार्बन। क्या इसके ऊपर लोन पेयर है? यहां पे ऑक्सीजन भी हो सकता था, यहां नाइट्रोजन भी हो सकता था, यहां कोई हैलोजन भी हो सकता था। अरे जिसके ऊपर लोन पेयर है, फास्फोरस भी हो सकता है ना भाई? लोन पेयर है तो एक गामा पोजीशन और अल्फा पोजीशन सेम प्लेन में होती है कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉर्म जिगजैग, हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉर्म जिगजैग चेन। तो जो गामा पोजीशन और अल्फा पोजीशन होती है सेम प्लेन में होती है। कैसी होती है? सेम प्लेन में होती है। बोलो समझ में आ रही बात? अगर ये सेम प्लेन में होगी तो होगा क्या? होगा ये, इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव है ये, और इसके ऊपर लोन पेयर है ना? तो ये क्या करता है? ये पार्शियल पॉजिटिव लोन पेयर को सीटियां मारता है और लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी लोन पेयर इसको देता है। जैसे लोन पेयर इसको मिलेगा, ये सीएल को मारेगा ठुड्डा, सीएल बार, क्योंकि सीएल इसको परेशान तो कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना भाई, तंग करने वाले को रखेगा क्यों? इसने क्या किया? इसने पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये तंग कर रहा है ना, परे फेंक इसको। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको परे फेंका। और हमारे पास बना क्या? हमारे पास बना क्या? देखो ध्यान से, यहां पे एस, बोलो ऐसा बना कि नहीं बना भाई? और बाहर क्या निकला होगा? बोलो ऐसा बना कि नहीं बना यार? है ना? पर एस के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब एस पॉजिटिव है और आगे से एक न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। एस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा। भाई मेरे वापिस तो दे दे यार,
है ना, चाहे वो यहां से खींचे यहां से खींचे, एक ही बात है ना, कई मर्जी से खींचे, तो इस कार्बन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जब चीखे मार रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल इसकी चीखे सुन लेगा और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये वापस सल्फर के मत्थे मारेगा, है भाई, दे करके वो एहसान जता रहा है, ले वापिस चला गया। और फिर हमारे पास यहां पे क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। बोलो हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। पर इसमें मदद किसने की, सल्फर ने। नेबरिंग ग्रुप था ये, उसने पार्टिसिपेशन की, तो इसको एनजीपी बोला। बोलो समझ में आया, अरे क्लियर हुआ। लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ एनजीपी, ताकि आपको एनजीपी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, एनजीपी लोग करवाते बहुत कम है दोस्तों। मान लो अपने पास कुछ ऐसा था, बोलो प्राइमरी है कि नहीं, प्राइमरी है कि नहीं। अगर प्राइमरी है तो क्या SN1 देगा, नहीं देगा, कार्बोडाइन तो स्टेबल होगा नहीं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा दोस्तों, है ना। और अब ये ध्यान दो, क्या ये अल्फा कार्बन है, क्या ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के गामा पोजीशन पर क्या है, पाई बॉन्ड है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, सेम पोजीशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को, और Cl यहां से टाटा बाय बाय। अब हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, CH2 CH2 और बाहर क्या निकला, Cl नेगेटिव। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहां पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। बोलो समझ में आया एनजीपी, हुई एनजीपी की नहीं हुई, पाई बॉन्ड ने की इस बार। तो यहां तो हेटेरो एटम होता है, यहां पाई बॉन्ड होता है गामा कार्बन के साथ, दोनों एनजीपी करते हैं। बेटे अगर इधर होता पाई बॉन्ड तब नहीं होता, यहां होता पाई बॉन्ड तब एनजीपी नहीं होगी, क्योंकि उसका प्लेन अलग अलग होगा। अगर यहां पे हेटेरो एटम होगा तब एनजीपी नहीं होगी। एनजीपी कब होती है, गामा पोजीशन पे, याद रखना, किस पे, गामा पोजीशन पे। ठीक, यानी बीटा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। बीटा कार्बन अगर खुद मान लो कोई ऐसा है जिसके ऊपर लोन पेयर, उससे कोई एनजीपी नहीं होने वाली है। समझ में आई, एनजीपी सिर्फ तब अगर गामा पोजीशन पर। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका तो एरोमेटिक करेक्टर खराब हो गया भाई। पहले अच्छा वाला एरोमेटिक था, बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक और नॉट, एंड एरोमेटिक इज स्टेबल और नॉट, पर क्या अभी एरोमेटिक रहा, तो ये चाहेगा ना भाई मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दो, एरोमेटिक खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। बोलता मैं जज्बात में बह गया था, इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाद में पता चला यार गड़बड़ हो गई, अब वापिस करो। अब वापिस मांगेगा यार, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल, अब ये वापिस मांगेगा यहां से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे फिर पॉजिटिव, चीखे मार रहा जोर जोर से, किसने सुनी चीखे, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां किया अटैक। अब उससे क्या बना मेरे पास, यहां बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे CH2 और यहां क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल। बोलो हो गया भाई, तो ये एनजीपी हो गई। एनजीपी जो होती है ना, ये रिएक्शन को 600 टाइम फास्टर कर देती है, मेक्स अ रिएक्शन 600 टाइम्स फास्टर। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज तो आपने क्या देखनी है, एनजीपी होना जरूरी है। सबसे पहली चीज देखनी है एनजीपी। ठीक, फर्स्ट चीज एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी जब भी बोला SN2 का ऑर्डर लगाओ, सबसे पहली निगाह कहां पे जानी चाहिए, गामा कार्बन पे, गामा पोजीशन पे। गामा का जो है अच्छे से पहचान लो, गामा के अंदर क्या है। अगर वहां पे आपके पास हेटेरो एटम है, लोन पेयर है, या वहां पाई बॉन्ड है जुड़ा हुआ आगे, तो वो एनजीपी करेगा, रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। समझ में आ रही है।
वहीं पर एक दूसरा, उसका दूसरा इफेक्ट, लोग सिर्फ तुम्हें क्या बताएंगे, स्टीरिक बल्क, बोलेंगे स्टीरिक बल्क कम है वहां लगा दो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा तुम सोएगा नहीं। ठीक, आप इधर ध्यान देंगे। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, आफ्टर एनजीपी, आफ्टर एनजीपी बेटा विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा पोजीशन, विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा पोजीशन, यानी दूसरी चीज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब है विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू द अल्फा कार्बन। ठीक, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू बीटा पोजीशन, या आप बोलो अल्फा कार्बन पे। ओहो, अल्फा बीटा लिखना भूल गया। विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, यानी ऑन बीटा पोजीशन, है ना जी, ऑन बीटा पोजीशन, पोजीशन बीटा हो जाएगी ना यार उसकी, जो अल्फा से जुड़ेगा उसकी पोजीशन क्या बोलोगे, बीटा ही बोलोगे ना। विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा पोजीशन, वो बेटा स्पीड फास्ट करता है। कैसे, मान लो हमारे पास एक ऐसा करके है, ठीक, और दूसरा कुछ कुछ ऐसा करके है, और हमें बोला कि इसमें आप SN2 की स्पीड बताओ। हालांकि ये टर्शरी है, और टर्शरी में ज्यादातर क्या होते हैं, SN1, तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, आपको SN2 का बोला है। अब क्या है, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं, बोलो। विड्रॉइंग ग्रुप का कैसा इफेक्ट होगा, -I, -I होगा, तो वो इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से कार्बन की चीखें बढ़ेंगी कि बढ़ेंगी, तो बेटा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है भाई, समझ में आई, तो इसका स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई कि अगर आपके पास अल्फा कार्बन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब उसकी तरफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बढ़ाना, है ना। ऐसा था भाई, इस सुंदर कन्या का मेकअप कर दिया गया, बस खींच खींच के यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे, पॉजिटिव और सुंदर बना दिया गया, और ज्यादा पॉजिटिव, जिसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से क्या करें, अट्रैक्ट हो। समझ में आई मेरी बात। तो पहली चीज क्या देखोगे, एनजीपी, दूसरी चीज क्या देखोगे, विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन तुम गलत बोल रहे, सबसे पहले देखोगे लीविंग ग्रुप, सबसे पहले क्या देखोगे, लीविंग ग्रुप, उसके बाद क्या देखोगे, एनजीपी, फिर क्या देखोगे, विड्रॉइंग ग्रुप, और लास्ट में क्या देखोगे, लास्ट में देखेंगे स्टीरिक बल्क, लास्ट में देखेंगे स्टीरिक बल्क। जबकि यहां पढ़ाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाना है, स्टीरिक बल्क, है ना। आपको मैंने 3 तरीके से बताया बेटा जी। स्टीरिक बल्क लेस होना चाहिए, लेसर इज स्टीरिक हिंड्रेंस, लेसर इज स्टीरिक हिंड्रेंस, मोर इज स्पीड ऑफ SN2। आप इंटरनेट वाले अंकल से भी पूछ लेना, वो भी ऐसे नहीं बताएगा, वो भी सिर्फ क्या बताएगा, स्टीरिक बल्क ही बताएगा। और फिर ऐसा आंसर देगा, बोलेगा देखो जी मेरे पास टर्शरी है, क्या है जी, टर्शरी, एक टर्शरी हैलाइड है, बोलेगा एक सेकेंडरी हैलाइड भी है हमारे पास, और फिर बोलेगा मैं प्राइमरी भी ले रहा हूं, बोलेगा फिर मिथाइल भी ले ही लेते हैं। अब बोलो इस पे स्पीड किसकी ज्यादा है, भैया जहां स्टीरिक बल्क कम है, तो ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो सारे बढ़ाते हुए।
तो फिर मेरे से पढ़ने क्यों आए तुम? ठीक, तो बेटा अब यहां आए हो तो कुछ सीख के जाओगे ना यार। तो हम लोग जो हैं इस हायरार्की को SN2 में सबस्टेट की हायरार्की कैसे देखेंगे? सबसे पहले लीविंग ग्रुप, दूसरे नंबर पे एनजीपी, तीसरे नंबर पे विड्रॉइंग ग्रुप, चौथे नंबर पे स्टीरिक बल्क। जैसे बेटा अब आपको ये बोला कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN2, है ना? अब मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे को, ठीक, सिर्फ तुमसे पूछूंगा मैं, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। और हमारे पास क्या दिया है? ACH3 CCH3 CH2I, समझ में आई? बी दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2I, ये भी बात समझ में आई? CH3O CH2 CH2 Cl, ये C है। D दिया है हमारे को CH3 CH2 CH2I, ठीक, और E भी दे दिया हमारे को, बोला CH3 CH2 CH2Br। चलो भाई SN2 का ऑर्डर लगाओ फटाफट, जल्दी से, पहले से भी जल्दी। हाँ जी करण जी, लगा दिया ऑर्डर? लगा दिया बेटा, लगा फटाफट, शाबाश। तो क्या यार, अरे गलत करेगा तभी तो कभी जिंदगी में सही करेगा यार, तो डरना नहीं होता, घबराना नहीं। हाँ जी मायरा जी, कर लिया? अच्छा कर रहे हो। अग्रवाल साहब, आपके ख्याल से डी? ख्याल ही गलत हो गया। लड्डू, सबसे पहले क्या देखोगे? लीविंग ग्रुप। आयोडाइड बढ़िया कि ब्रोमाइड? तो ई को सबसे पीछे फेंको, सबसे कम आएगा क्योंकि इसका लीविंग ग्रुप बुरा है। अब इनमें से बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या देखना है? गामा पोजीशन, अल्फा बीटा गामा। हाँ जी, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन थोड़ी अल्फा कार्बन होता है, लीविंग ग्रुप ये है। अच्छा क्लोरीन है, ओ हाँ लास्ट में। एग्रीड एग्रीड, मैंने इसमें क्लोरीन देखा नहीं था भाई, ठीक। नहीं क्वेश्चन वो होगा तो आप बाद में लगा लेना यार, नो प्रॉब्लम्स, उसकी सबसे लास्ट में बारी, ठीक। बट बात ये भी ना कि देखो, एक मिनट समझना मेरी बात को प्लीज। क्या है कि अगर मैंने वहां क्लोरीन लगाया होता, लीविंग ग्रुप डेफिनेटली बहुत वीक था, पर बेटा एनजीपी तो उसको भी फास्ट कर देगी ना। एनजीपी तो 600 गुना रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रही है, तो लिविंग ग्रुप को भी सरपास कर जाती है एनजीपी। आप सोचो ना, लिविंग ग्रुप वो है जो निकल नहीं रहा है, अब पीछे से कोई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देके उसको निकाल रहा है, तो अगर कहीं एनजीपी हो रही है ना, लिविंग ग्रुप भी सरपास कर जाती है वो। समझ में आई बात?
बट वैसे वाला कभी आता नहीं बेटा, क्योंकि उसको फिर आपको ना कंपैरिजन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है, ठीक। तो ऐसे वाला होना चाहिए। अब इसमें एनजीपी होगी कि नहीं होगी, बोलो। इसमें एनजीपी होगी, ठीक। इसमें अल्फा कार्बन पे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप, CO इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, तो -I, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा, C। क्यों आएगा C, एनजीपी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, B। क्यों आएगा B, विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों आएगा B, विड्रॉइंग ग्रुप। अब आ जाओ आगे, इनमें से स्टीरिक बल्क किसका ज्यादा, इसका, तो ज्यादा बल्कि नहीं चाहिए अपने को, हल्की हल्की, तो हल्की कौन, डी के बाद कौन, ए, और ई तो इसलिए पहले रख दिया था, लिविंग ग्रुप ही क्या था, बेकार। बोलो ऑर्डर समझ में आया बेटे, क्लियर हो गया सभी बच्चों को, एनी डाउट्स। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं कि आपने हायरार्की इसी तरह से लेके चलनी, पहले लिविंग ग्रुप, फिर एनजीपी, फिर विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, और फिर उसके बाद स्टीरिक, जहां पे कम होगा। बोलो क्लियर। हाँ, अगर हमारे पास दिया ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले, तो प्राइमरी की स्पीड ज्यादा, सेकेंडरी की कम, टर्शियरी की सबसे कम, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टीरिक हिंड्रेंस का ही काम चल रहा है, जबकि हमारे पास फार बियॉन्ड देन दैट है, ठीक। तो बेटा बोलो ऑर्डर लगा सकते हो। अब हमने जैसे सबस्टेट का पढ़ लिया, भी सबस्टेट में लिविंग ग्रुप कैसा हो, सबस्टेट का अल्काइल पार्ट कैसा हो, तो रेट कैसे देखते हैं, बोलो कर लोगे। पर एक बात खास ये समझने की है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लो SN1 की स्पीड हमने लगाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो बोला टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, बोलो ऐसे ही बोला था कि नहीं। और SN2 की जब हम लगाते हैं तो बोलते प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। तो ऐसे में कई लोग बोल देते हैं कि SN1 की स्पीड SN2 से उल्टी है। बिल्कुल नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना, गलत बात है। क्यों, लेट मी प्रूव दैट, लेट मी प्रूव दैट। मान लो अपने पास ये दो कंपाउंड है, एक ये, नहीं ज्यादा हो गया, Br, और दूसरा कंपाउंड है Br, ये दो कंपाउंड है। या फिर CH3 CH2 CH2Cl है, और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है, ठीक है जी, ये दो अलग अलग है। मान लो इसमें SN1 की, आपको पहले इसमें SN2 का लगा देते हैं। अरे यार क्यों परेशान करते रहते हो, पहले अपन SN2 का ऑर्डर लगाएंगे, किसका, SN2 का। अब SN2 का ऑर्डर कैसे लगाएंगे, देखो बेटा इन दोनों में देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आप बताओ इसमें SN2 कौन देगा पहले, फर्स्ट SN2 देगा या सेकंड SN2 देगा आसानी से। बेटा इतना घबराओ नहीं, कुछ नहीं होने वाला, सर प्योर वेजिटेरियन है। यहां -I है बेटा, है ना -I, अल्फा कार्बन पे जुड़ा है ना, तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो ऑर्डर SN2 का क्या रहेगा, SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, इजंट इट। मान लो जी इसमें SN1 का ऑर्डर पूछा, बेटा SN1 में कार्बोकेटाइन बनाते हो आप, कार्बोकेटाइन कैसे बनाते हो, इसको उड़ा देते हो, तो चलो इसका कार्बोकेटाइन भी बना के देखते हैं, क्या पता जिंदगी में कुछ समझ ही आ जाए। क्या इसका कार्बोकेटाइन ये बना भाई, क्या इसका कार्बोकेटाइन ये बना, हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या यहां पे इस कार्बोकेटाइन में बैक बॉन्डिंग जैसी कोई चीज है कि नहीं। बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाती है कि नहीं बनाती है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा, सेकंड। तो SN1 कौन ज्यादा देगा,
ये ऑर्डर सेम आ गया कि नहीं आ गया? ये ऑर्डर सेम आ गया, SN1 का भी SN2 का भी। यहां देख लेते हैं, यहां देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो कार्बन है, प्लीज ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 यानी s करेक्टर ज्यादा, s करेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ विड्रॉइंग ग्रुप। बट इज देयर एनी विड्रॉइंग ग्रुप ओवर हियर? तो अगर मैं यहां पे SN2 का ऑर्डर मारूं तो 2 इज ग्रेटर देन 1, बोलो 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, क्योंकि यहां विड्रॉइंग ग्रुप बना ना। क्या मरे मरे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, कार्बोकेटाइन बनाया, अलाइल कार्बोकेटाइन है। क्या इसमें रिजोनेंस है? रिजोनेंस से स्टेबिलिटी है? क्या इसमें होगी? इसमें कोई रिजोनेंस होगी? तो बेटा अगर SN1 का ऑर्डर भी लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? सेम ऑर्डर आया कि नहीं? आया कि नहीं? पर ये नहीं सोचना कि हमेशा सेम होता है। आपने भी सेकेंडरी प्राइमरी में क्या किया? ऑपोजिट। यानी मेरा कहने का मकसद सिर्फ यहां पे ये है, SN1 एक अलग चीज है, SN2 एक अलग चीज है। इन्हों कभी ऐसा नहीं बोलना कि इसका ऑर्डर उल्टा होता है या सेम होता है। कैसा भी होगा वो देखना पड़ेगा आपको। अलग जगह पे ये ऑर्डर अलग हो सकता है, कहीं पर ये ऑर्डर सेम भी हो सकता है SN1 SN2 का, और कहीं पर ये उल्टा भी हो सकता है SN1 SN2 का। बोलो क्लियर? इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप बना के नहीं चलना है। बोलो क्लियर? तो SN1 का और SN2 का सबस्ट्रेट कैसा हो ये क्लियर हो गया आपको। पर जैसे हमने वहां पढ़ा था कि SN1 कौन कौन देंगे, ऐसे जरा यहां भी पढ़ लेते, SN2 कौन कौन देंगे। देखो भैया, SN2 इज जनरली गिवन बाय किसको देख के हम बोलेंगे SN2 है? प्राइमरी कंपाउंड्स विच आर अनब्रांच्ड, है ना। प्राइमरी है, अनब्रांच्ड है, कैसा देगा? SN2 देगा। ठीक, सिर्फ प्राइमरी। रही बात सेकेंडरी अगर अनब्रांच्ड हुआ तो इट इज सब्जेक्ट टू मीडियम। सेकेंडरी अनब्रांच्ड इज सब्जेक्ट टू मीडियम। अगर यहां पे प्रोटिक मीडियम हुआ, यहां पे प्रोटिक मीडियम हुआ तो SN1 देगा, और अगर यहां पे ए प्रोटिक मीडियम हुआ तो SN2 देगा। समझ में आई? सेकेंडरी जो है ना, वो पंजाबी में बोलते रेलू कट्टा, दोनों साइड से बैटिंग लेने वाला, है ना भाई, दोनों साइड से बारी लेने वाला। ये दोनों दे सकता है रिएक्शन, ये SN2 भी दे सकता है, SN1 भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम कैसा है। अगर मीडियम प्रोटिक हुआ, प्रोटिक मीडियम किसके लिए होता है बेटा? प्रोटिक मीडियम SN1 के लिए होता है, और ए प्रोटिक मीडियम SN2 देगा। तो बेसिकली प्राइमरी अनब्रांच्ड जो है वो एक ऐसी स्पीशीज है जो एक्सक्लूसिवली क्या देगी? SN1। प्राइमरी जो होगा जिसमें बीटा कार्बन ब्रांच नहीं होगा, प्राइमरी बीटा कार्बन अनब्रांच्ड, एक्सक्लूसिवली SN2। समझ में आया? ऐसा मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि टर्शरी SN2 नहीं देता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर टर्शरी के SN1 देने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? आपको ऑर्डर किसी में भी पूछा जा सकता है। अब आपको ऑर्डर पूछा से टर्शरी तो देता, ऐसी वाली बात नहीं, वो तो ऑर्डर आपस में कंपेयर करना है आपने। बोलो क्लियर? तो बेटे कौन SN2 देखा, देख के पता चल जाएगा। अब जैसे आपको मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, आपने सबसे पहले क्या देखना? पहले देखना कि प्राइमरी है और अनब्रांच्ड है तो SN2, सेकेंडरी है, मीडियम कैसा है? ठीक, प्रोटिक, ए प्रोटिक है SN2, टर्शरी है SN1, प्राइमरी है पर क्वाटरनरी बीटा कार्बन SN1, सेकेंडरी है ब्रांच्ड बीटा कार्बन SN1। सेकेंडरी के केस में मीडियम जरूर देख लेना बेटा। ठीक, सेकेंडरी बीच बीच में होता है,
और रही बात अगर बेंजाइल हुआ पक्का SN1, अलाइल हुआ SN1। तो अब तुम जान सकते कहां SN1 कहां SN2, बोलो कर सकोगे कि नहीं? तो ये सबस्ट्रेट था बेटा SN1 का। अब सबस्ट्रेट से आगे अगला पार्ट क्या करते होते बेटा? रीएजेंट। तो दूसरी चीज हम यहां पे पढ़ेंगे कि इधर रीएजेंट कैसा हो। प्यारे बच्चों, हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि जब SN1 होता है वहां पे सॉल्वेंट इटसेल्फ कैन वर्क एज रीएजेंट, है ना? बट यहां ऐसा नहीं होता। यहां सॉल्वेंट डज नॉट वर्क एज रीएजेंट, रीएजेंट इज टू बी यूज्ड, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक। और यहां पे रीएजेंट मस्ट बी मोर बेसिक देन SN1। SN1 से ज्यादा बेसिक चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे सके और लिविंग ग्रुप को ठुड्डा मार सके। अगर वो कम इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ तो लिविंग ग्रुप बोलता मैं नहीं जाऊंगा, क्या करेगा तू, इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा लिविंग ग्रुप से ज्यादा अच्छा, तभी तो बात बनेगी ना। उसके लिए बेसिक ज्यादा चाहिए। बट एक बात, मस्ट बी मोर बेसिक देन SN1 बट लेस बेसिक देन एलिमिनेशन। जितनी एलिमिनेशन के लिए चाहिए उससे कम बेसिक होना चाहिए। ठीक सर, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा होगा लेस बेसिक? क्या क्या बोले जा रहे सर? देखो बेटा, जैसे कभी आई नेगेटिव जिंदगी में देखो कि आई नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आई नेगेटिव है तो SN2। ठीक, ये अच्छा है। उसी तरह CH3COO नेगेटिव SN2 दे देगा। OH एक्वस SN2 दे सकता है। साइनाइड एल्कोहलिक SN2 दे सकता है। ऐसे वाले रिएजेंट हमारे पास यहां पे यूज होते हैं जो थोड़े बेसिक ज्यादा हो, SN1 से थोड़े ज्यादा बेसिक हो। ठीक, लेकिन एलिमिनेशन ना करें। एल्कोहलिक KOH नहीं लगाएंगे, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देगा। एक्वस CN नहीं लगाएंगे, वो एलिमिनेशन देगा। ठीक, CN उल्टा होता है OH से, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक, दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट should be more, isn't it? Concentration of reagent should be more, है ना? क्यों बेटा? इससे रेट बढ़ेगा। रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो भैया अगर इसकी कंसंट्रेशन कम डालोगे रेट कम हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा डालोगे रेट ज्यादा हो जाएगा। बोलो रेट की डिपेंडेंस समझ में आती है? तीसरी चीज हम क्या पढ़ते थे मेरे दोस्तों? सॉल्वेंट। देखो बेटे, जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए और वो भी न्यूक्लियोफिलिक, तो बेटा पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये तो पोलर के बिना तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं ना भैया। सीटियां मारने वाला कोई तो चाहिए, अट्रैक्शन करने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो बॉन्ड टूटेगा क्यों? कोई पॉजिटिव को नेगेटिव खींचने वाला चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव खींचने वाला चाहिए। तो पोलर तो चाहिए, यहां पोलर तो चाहिए। पोलर एप्रोटिक मीडियम इज नीडेड, एप्रोटिक मीडियम इज नीडेड। सर एप्रोटिक क्यों? देखो बेटे, हाँ उसमें प्रोटिक चाहिए ना, इसमें एप्रोटिक क्यों? तो फिर तो प्रोटिक ले लेता तो क्या हो जाता? बेटे बात ये थी, अगर मैंने यहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, उसने H पॉजिटिव दे दिया, उधर से सबस्टेट का बॉन्ड टूट नहीं रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक ही कौन कर जाएगा? H पॉजिटिव, वही जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल खत्म। समझ में आई? CN नेगेटिव अटैक करने जा रहा था और मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, H पॉजिटिव देखा, H पॉजिटिव ने CN का जफ्फा पा लिया, लो जी खत्म। तो इसमें अगर प्रोटिक डाल दिया ना तो प्रोटिक सॉल्वेंट H दे देगा और वो H न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूटा ना। अगर तो बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, तो उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव आ जाता है,
तब तो H उस पर अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है, तब तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा। पर अगर बेटा हमारे पास वो टूट ही नहीं रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बेटर ये नहीं कि H पॉजिटिव पे अटैक कर जाए, तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा। तो यहां कैसा चाहिए आपको? पोलर एप्रोटिक। कौन से होते हैं ऐसे? ईथर होता है भाई, पोलर होता है लेकिन एप्रोटिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन जानते हो ना क्या होता है? प्रोपानोन, हाँ जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। एसीटोन एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट यहां पे बहुत अच्छे से यूज होता है। इसी तरह से एक होता है DMSO। बेटा DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बोला? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अरे यार क्या है, कुछ भी नहीं। डाई मिथाइल यानी दो मिथाइल, सल्फोक्साइड सल्फर का ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्लियर? ऐसे बेटा DMF, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। कुछ नहीं है यार, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। उई, कहां चला गया था मैं? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये होता है भाई डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। इसी तरह से बेटे यहां पे यूज हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। कल्ला बेंजीन नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन पोलर नहीं है, अपने को पोलर तो चाहिए चाहिए ना, तो क्लोरोबेंजीन यूज कर सकते हो यार, बेंजीन नहीं कर सकते हो। तो ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, DMSO, DMF, क्लोरोबेंजीन, इनमें से कुछ भी दिखे तो बल्ले बल्ले क्या है? SN2 है। ये SN2 के सॉल्वेंट है। ये प्रोपोलर जरूर है बट ये प्रोटिक नहीं है। तो क्या होता है? पोलैरिटी होती है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, अट्रैक्शन करके बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को हार्म नहीं पहुंचाता है। इस वजह से हमें यहां पर सॉल्वेंट ऐसा चाहिए। बोलो क्लियर? सॉल्वेंट से अगली बात कौन सी होती है? कंडीशन। अभी कंडीशन कैसी बेटा? ऑब्वियसली मोर बेसिक देन SN1 बट लेसर बेसिक देन एलिमिनेशन। वो समझ में आता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मोर बेसिक देन SN1 and less basic than then elimination। दूसरी बात, टेम्परेचर तो लो ही चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर ऑलवेज क्या करता है? एलिमिनेशन। टेम्परेचर लो, पिछली बार आपको डेल्टा जी से समझाया था मैंने कि नहीं? तो टेम्परेचर तो लो ही चाहिए भैया, ज्यादा करोगे ना पंगा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो हो गया कंडीशन। अब आता है जिसके पीछे हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोडक्ट। चलो जी करें जी प्रोडक्ट। चलो जी, अब यहां पे प्रोडक्ट, बेटे जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो प्रोडक्ट में सबसे पहले हमारे पास जो आना चाहिए यहां पे प्रोडक्ट में, केमिकल एस्पेक्ट। केमिकल एस्पेक्ट, बेटा बात सिंपल सी है। केमिकल एस्पेक्ट इसका देखना चाह रहे हो तो बहुत सिंपल बात है, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, नो फ्री कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। क्या यहां कार्बोकटाइन बना? नो फ्री कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। कोई भी फ्री कार्बोकटाइन नहीं बना दोस्त, एंड देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट्स। इनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होनी होए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। समझ में आई? जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, कल को मान लो आपके पास ये है CH3C CH3H CH2 CH2Cl। ठीक है जी,
इस पे क्या लगाना चाहते हो? सर एक्वस क्यूएच लगाना चाहते हो, तो एक्वस क्यूएच लगाओ। इज दिस प्राइमरी? इज दिस प्राइमरी? ओ यार बोला करो, प्राइमरी की नहीं? रॉक गार्डन में पढ़ा रहा हूं क्या? मूर्तियां हो तुम? अरे भाई इतनी एनर्जी मैं लगाता हूं, थोड़ी एनर्जी मेरे को भी तो चाहिए, है ना? खाना ही सीखे हो क्या? खिलाया भी करो ना यार। तो बेटा पता क्या, एक टीचर को क्लास में मजा तब आता है जब उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा हो, है ना? मरा हुआ रिस्पॉन्स तो बंदे को वैसे ही मार देता है यार। तुम्हें पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में, कितने रिफाइंड वर्ड्स में मेरे को बोलना पड़ता है, एक एक वर्ड सोच सोच के, कितने रिफाइंड तरीके से उसको पढ़ाना पड़ता है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना मेरा दिमाग चल रहा होगा पढ़ाते समय, कितनी मेरी एनर्जी लग रही होगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये बात। एक बार घर जाके जब पढ़ते हो ना, जब गिल्लियां बिखर जाती ना घर जाके, पता चलता है हे भगवान ये क्या क्या पढ़ा डाला, तो समझना मेरे दर्द को यार। इसलिए जब तुम मरे मरे आगे यूं बैठे रहते ना, अरे यार क्या अगर तुम यस सर नो सर बोल दो कोई दिक्कत है? मैं तुम्हें ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ना बहुत फेमस टीचर हैं कोटा के, डीएन सर, बहुत फेमस टीचर है, ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के बहुत फेमस टीचर है। बेटा कोई लेक्चर उनका मेरा आप मैच कर लेना, उनसे कंटेंट कहीं गुना ज्यादा होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जब पढ़ा रहे होते ना, ही इज एन एनर्जी बॉम्ब, पूरा एनर्जी बॉम्ब है। पर वो एनर्जी बॉम्ब इसलिए है क्योंकि वो जैसे से बोलता है आगे से आंसर मिलता है। बोलता दिस रिएक्ट्स विद दिस, बोलो आगे से आंसर आता है, ये दिस रिएक्ट्स विद दिस, बोलो आगे से आंसर आता है। तो उसकी एनर्जी और बढ़ती जाती है और क्लास मजेदार हो जाती है। यहां मैं बोलते रहा तो समझ में आ गया, बंदा कितनी एनर्जी लगाएगा यार, है ना? बेटा देखो हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग। हो सकता है किसी क्लास में एनर्जी का कुछ और लेवल होता है, किसी क्लास में एनर्जी का कुछ और लेवल होता है। कोई टीचर किसी तरह से खेलता है, कोई किसी तरह से खेलता है। मैं सिर्फ एनर्जी का गेम खेलता हूं मेरे दोस्त, मेरा काम है एनर्जी ट्रांसफर करना। पर मेरे को भी तो मिलनी चाहिए ना यार। तरस नहीं आता आपको मेरे पे बिल्कुल भी कि मैं चीखता रहता हूं, लेकिन आप क्या आगे कुछ ही पूछो ये सर, और कई तो इतना बोलने का भी कष्ट नहीं है। अरे यार अगर इतना ही बोल दोगे नहीं आया सर, कोई फर्क पड़ जाएगा? सर आ गया सर, यस सर, कोई फर्क पड़ जाएगा? घिस जाओगे कहीं से? कम से कम ये होगा कि मेरे को एक एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मेरी एनर्जी बढ़ेगी, मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। मजा आएगा तो शायद जो चीजें मेरे अंदर होंगी, जो शायद नहीं निकल पा रही होंगी, वो भी शायद निकलेंगी। टीचर इज लाइक अ वॉल, जितना कुरेदोगे ना बेटा उतना बाहर आएगा, ये हमेशा याद रखना। टीचर को तो बहुत कुछ आता होता है। अब मेरे को पढ़ाते 26 साल हो गए है ना, हर तरह का पेपर मैंने देखा होगा, हर तरह का पेपर मैंने किया होगा। तो क्या ऐसा होगा कहीं पे कि कहीं नॉलेज की कमी हो सकती? नहीं होती, कम से कम +1 +2 के लिए नहीं हो सकती। पर क्या है कि आप कुरेदोगे नहीं तो जो सरफेस पे पड़ा है वही रह जाएगा, है ना? मैं हर रोज अपना प्लान बना के आता हूं, मैं इस तरह से नहीं आ जाता उठ के कि मुंह उठाया और आगे चलो पढ़ाना शुरू कर दिया। ये जरूर है मैं आके पूछता हूं तुम्हारे से भी क्या पढ़ाया था पिछली बार, क्योंकि मेरे पास 7 क्लासेस होती दिन में। तो बेटा मेरे को अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पढ़ाया होता है। मेरे को इतना पता होता है कि मेरे को ये वाला टॉपिक्स पढ़ाने हैं, मैं उनकी प्रेपरेशन करके आता हूँ, मेरे को इसमें किस तरह से चलना है। चाहे मेरे को 50 साल पढ़ाते हो जाएंगे ना, इवन दो आई विल डू द सेम थिंग। मैं आते हुए जरूर, क्या मेरे को इस कॉपी की जरूरत है जो यहाँ पड़ी है? कभी देखता भी हूं मैं इस साइड, बट येट क्यों रखता हूं? एक हायरार्की है मेरे पास। और ये कॉपी जो है ना, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। ठीक, ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, नाम है अश्मिता रिज्जल, जीएमसीएच में पढ़ रही है, जाके पूछ लेना। ठीक, उसने मेरी क्लास के नोट्स एज इट इज बनाए हुए, ये उसी की हैंड राइटिंग है। नाम पूछ लो, अश्मिता रिज्जल, जीएमसीएच में, यही है ना, जाके पूछ सकते हैं। तो
ये क्या है कि एक हायरार्की उसने सारी नोट की हुई है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो जीएमसीएच में बच्चे 8वां नंबर कॉलेज है इंडिया का, मालूम, आम बंदे को एडमिशन नहीं मिलती यहां। 590 तक मार्क्स आएंगे तब जाके हम श्योर होते कि हाँ जी हो सकती है एडमिशन यहां पर। 590 इज नॉट ए जोक, समझ में आई? और वही बच्चा पहुंच सकता है जो बच्चा बहुत ईमानदारी से टीचर को फॉलो करता है। ठीक है बच्चे, एक निशांत नाम का बच्चा है, आईजीएमसी में पढ़ता है बेटा, ऑल इंडिया टॉपर था केमिस्ट्री का। पूछना क्यों था ऑल इंडिया टॉपर केमिस्ट्री का? एक एक वर्ड वो मेरी तरह बोलता है, एक एक वर्ड बोलता मेरी तरह, लिखना तो चलो दूसरी बात है, बोलता मेरी तरह है। आदत पड़ गई है उसको मेरे को देखने की, मेरे को सुनने की, मेरी तरह बात करने की, मेरी तरह रहने की। उसको मेरी स्टाइलिंग तक भी कॉपी करता था लड़का। ये नहीं, वो तो अलग बात है, चलो मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ जैसे पहनता हूँ वो एक अलग बात है, बट एक मतलब भक्ति होती है टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टीचर, है ना? किसी भी टीचर के लिए कोई ना कोई मन में प्यार होता है। तो मैं ये नहीं कहता तुम फॉलो करो, बस सिर्फ इतना चाहता हूँ बेटा क्लास में मरे हुए मत बैठा करो यार, ठीक? इट सीप्स लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ मी। मैं जितना पूरे दिन में नहीं थकता हूँ ना, इस क्लास में थक जाता हूँ, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, हर रोज की बात है। हर बार मैं चलो 50 जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई कुछ नहीं, लेकिन यार अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सो प्लीज सिर्फ इतना ही कर दो यार, यस सर नो सर बोल दिया करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक? उतने में तुम घिसोगे नहीं, बट एटलीस्ट मेरे को बार बार चीखना नहीं पड़ेगा, येल नहीं करना पड़ेगा, वो एनर्जी में तब्दील होगा, नहीं तो येलिंग में तब्दील होता है वो। जब कोई गाना गाता है ना बेटा, दो तरीके से गाता है, एक तो सुर में गाता है, एक येल करता है। ये डिपेंड करता है सामने वाले के मूड पे। वही गाना किस दिन आपको येलिंग लगेगी और वही गाना किस दिन बहुत सूदिंग लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मूड, है ना भाई? तो प्लीज अगर आप सामने से जैसी वाइब्स दोगे वैसी वाइब्स मिलेंगी, ठीक? ओके, सो इज दिस प्राइमरी और नॉट? एंड इज इट ब्रांच्ड ऑन द बीटा कार्बन? ब्रांच है क्या? नहीं है, बीटा कार्बन पे ब्रांच नहीं है। अ परफेक्ट सबस्ट्रेट फॉर SN2। अगर बीटा कार्बन पे ब्रांच होती तो हम क्या बोलते? SN1 हो जाएगा, लेकिन यहां बीटा कार्बन पे ब्रांच नहीं है, गामा कार्बन पे है। तो गामा कार्बन पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा कार्बन पे ब्रांच नहीं है तो ये SN2 देगा। अब SN2 देगा तो बेटा सीधे अटैक ही यहां पे होना है, तो यहां से Cl बाहर और ये यहां पे अंदर, तो सीधे ही इसमें बिना कुछ किए, बिना कोई मैकेनिज्म लिखे, बिना कुछ भी किए डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हो, इसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें किसी भी तरह की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, क्योंकि जिस कार्बन पे उसी कार्बन पे अटैक हो जाना है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, जैसे कि अगर मान लो कल को मैं ऐसा बोल देता हूं CH3 CH2 CH2 और यहां पे Cl, और बोला कि आपने यहां पे KCN का रिएक्शन करवा दिया। किसका करवा दिया? KCN का रिएक्शन करवा दिया, अल्कोहलिक मीडिया में KCN, तो बेटा K और Cl बाहर और CN यहीं पर लग जाएगा, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3 CH2 CH2 CN। मतलब नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर देयर इज नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। बोलो क्लियर? हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी, कहां पर OH लगेगा? हाँ यहां पर डेफिनेटली OH न्यूक्लियोफाइल विल बी रिप्लेस्ड। क्लियर? तो कहने का मतलब केमिकल एस्पेक्ट में कोई खास इसमें दम नहीं है, इसमें जहां से लीविंग ग्रुप हटाते हो वहीं पर न्यूक्लियोफाइल लगाते हो, ठीक? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। हाँ जी बेटा बिल्कुल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास होगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी देख लिया बेटा। अब है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इन SN2, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इन SN2। देखो प्यारे बच्चों, ये ऑब्वियस है
कि यहां पे 99.9% टीचर पढ़ाएंगे कि यहां वॉल्डेन इन्वर्जन होती है। क्या पढ़ाएंगे? वॉल्डेन इन्वर्जन होती है। ठीक, डेफिनेटली, क्योंकि अटैक बैक साइड से होगा, अटैक बैक साइड से होगा, सो वी विल हैव वॉल्डेन इन्वर्जन। यहां पे वॉल्डेन इन्वर्जन takes place if attack of nucleophile is on chiral और प्रोकायरल कार्बन। ये कंडीशन तो रहनी है ना बेटा, कि अगर अटैक आपका कायरल या प्रोकायरल कार्बन पे होगा तभी तो ऐसा होगा, है ना बेटा। अगर वो ऐसे पे हो रहा है जो कायरल है ही नहीं, तो क्या उसमें कोई स्टीरियोकेमिकल बात आएगी क्या? या फिर अटैक ऐसे पे हो रहा है जिसमें आगे कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री है लेकिन स्टीरियोकेमिकल जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा, तब क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ तभी चेंज होती है अगर कायरल कार्बन पे या प्रोकायरल पे अटैक होता हो। जैसे बेटा मान लो यहां पे मेरे पास ये था, यहां TDHCl, ठीक है बच्चे, और इसके ऊपर मैंने OH नेगेटिव को अटैक करवा दिया। इज दिस प्राइमरी वन? इज दिस प्राइमरी वन? यस इट इज प्राइमरी। HDT ये तो हाइड्रोजन ही है, प्राइमरी है। एंड इज दिस कार्बन इज कायरल? इट इज कायरल। तो अब बेटा जी इसका अटैक हो सकता है, अब आगे तो इसके ऊपर नेगेटिव है, और वैसे भी SN2 में अटैक हमेशा कहां से होता है? बैक साइड से। जब भी बैक साइड होगा तो हमारे पास उससे उल्टी जगह पे OH लगेगा, जहां से लीविंग ग्रुप निकलेगा उससे उल्टी जगह पे OH लगेगा। तो OH यहां लगेगा, यहां D आएगा, यहां T आएगा और यहां H आएगा। ठीक, अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आएगी? 1 2 3 4, बोलो कैसा बना ये? S फॉर्म। लेकिन यहां पे 1 2 3 4 कैसा बना ये? R फॉर्म। तो बेटे R से S बनेगा, S से R बनेगा, यानी हियर वी हैव वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन पर एक दो बातें बहुत ख्याल रखना। पहली बात, जो प्रोडक्ट बना वो इसका एनेंटियोमर नहीं है, प्रोडक्ट बना वो इसका एनेंटियोमर नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है ना बेटा, ये अलग है ये अलग है, तो एनेंटियोमर नहीं बना। दूसरी बात, वॉल्डेन इन्वर्जन हुई यानी बैक साइड से अटैक होता है, इसलिए वॉल्डेन इन्वर्जन होती है अगर कायरल कार्बन पे अटैक हो। अगर कायरल कार्बन पे अटैक नहीं, तब वॉल्डेन इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं होता है। वॉल्डेन इन्वर्जन तभी अगर कायरल कार्बन पे अटैक होता होगा तो। क्लियर? अब इसमें सिर्फ वॉल्डेन इन्वर्जन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? पर एक कान खोल के सुन लेना, वॉल्डेन इन्वर्जन का मतलब कभी भी स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन नहीं है। यानी R से S तो पक्का बनेगा, S से R तो पक्का बनेगा, बट ये जरूरी नहीं कि वो D फॉर्म से L फॉर्म बन जाए, यानी वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी बने, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी वो तो बेटा हम कैसे देखते हैं? ऑप्टिकली देखते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। तो ऑप्टिकल रोटेशन इनवर्स हो जाए वो जरूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है, बट कॉन्फ़िगरेशन यानी R का S बनना वो जरूरी है। R से S बनेगा, यानी R से S इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नॉट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मे और मे नॉट बी रिवर्स्ड, यानी यहां डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी ये जरूरी नहीं है, प्लस से माइनस ये जरूरी नहीं है। हो सकता है पहले भी प्लस था बाद में प्लस बने, हो सकता है पहले भी माइनस था बाद में माइनस बने, हो सकता है पहले प्लस था बाद में माइनस बन जाए, कुछ भी पॉसिबल है। पर एक बात है कि R से S जरूर पॉसिबल है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिकल इन्वर्जन दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, ऑप्टिकल रोटेशन का अलग होना, वो लाइट को कैसे रोटेट करता है वो एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन से देखा नहीं जा सकता है। बोलो क्लियर? समझ में आया? तो अगर कोई तुम्हें बोले कि पहले एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी था बाद में लीवोरोटेटरी बन गया, तो बोलो सही बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोलोगे नहीं ये जरूरी नहीं है। पर बोलोगे पहले R था बाद में S बन गया, कॉन्फ़िगरेशन की इन्वर्जन हो गई, तो हो गई, पक्का हो गई। बोलो क्लियर? लेकिन बेटा इतना ही पढ़ाते लल्लू लोग। अब देखो मैं तुम्हें SN2 में रिटेंशन भी करके दिखाता हूं।
SN2 में लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन होगी, पर बेटे इफ NGP takes place, if NGP takes place, then retention of the configuration takes place. Retention of configuration takes place. अगर प्यारे प्यारे बच्चों NGP होगी ना तो रिटेंशन हो जाएगी। क्यों बेटा? NGP, 1 NGP is equivalent to 2 SN2. 1 NGP 2 SN2 के बराबर है। कैसे? अभी देखो ध्यान से, ये S और ये लीविंग ग्रुप है ना जी। हमने ऐसा ही किया था ना NGP, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए और ये बाहर आया, पिछला बैक साइड से अटैक, तो पहला SN2 हुआ कि नहीं? तो यहां पे ये बना, ये हुआ SN2 पहला, फर्स्ट SN2। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहां पे अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां वापस, है ना जी। तो फिर बैक साइड से अटैक हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे फिर से हमारे पास क्या बन गया? ये भी SN2। तो एक NGP में रिएक्शन तो एक हुआ, लेकिन 2 बार SN2 हुआ। तो पहले यहां इन्वर्जन हुई होगी, फिर इन्वर्जन की इन्वर्जन क्या हुई? रिटेंशन। समझ में आया? तो जब NGP हो जाएगा तो क्या होगा? रिटेंशन होगी। ये किसने नहीं बताना यार? इफ NGP विल टेक प्लेस देयर विल बी रिटेंशन। तो मजे की बात बता रहा हूं, सबसे मजेदार पॉइंट है, मैं तुम्हें SN2 में रेसिमाइजेशन करके दिखाता हूं। ठीक बेटा, देखो, इफ लीविंग ग्रुप and nucleophile is same, we get racemization। ठीक, मतलब ये बेटा एम्स में कम से कम 3 बार क्वेश्चन आया है बेटा। ठीक, आपको बोलते हैं 2-iodobutane reacted with Ki in acetone, product is ठीक, यहां पे प्रोडक्ट इज, वही यहां पे बोला प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इज A inverted product, B retention product, C racemization, D cannot be predicted। अब बेटा यहां ध्यान से देखना, 2-iodobutane बनाते पहले। 2-iodobutane क्या हुआ? CH3 CHI CH2 CH3। इज दिस 2-iodobutane? अब 2-iodobutane को अगर मैं ऐसे लिख दूं, किसी के पेट में दर्द है क्या? I CH3 C2H5H चलेगा? एक ही बात है। इस पे रिएक्शन किसका करवा रहे हो? Ki। बेटा 2-iodobutane कैसा, सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी। मीडियम कैसा है? एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है? एप्रोटिक। सेकेंडरी अनब्रांच्ड, मीडियम एप्रोटिक। रिएक्शन SN2, तो रिएक्शन SN2। बट मजे की बात, इसमें लीविंग ग्रुप भी क्या है? आयोडीन। और अटैकिंग भी क्या है? आयोडीन। तो लिविंग ग्रुप भी सेम, न्यूक्लियोफाइल भी सेम। बट अब हुआ क्या? इसका प्रोडक्ट बना रैसिमाइजेशन। क्यों बना रैसिमाइजेशन? बेटा क्या होगा? पहले ये आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा, ये आयोडीन बाहर आएगा, फिर ये अटैक करेगा, ऐसे ये रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन होती रहेगी, लगातार क्या होती रहेगी?
वॉल्डेन इन्वर्जन, एक साइड से आई लगा, दूसरी साइड से आई उतरा, एक साइड से आई लगा, दूसरी साइड से आई उतरा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो रिटेंशन वाले बनेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो इन्वर्जन वाले मिलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगी। तो ऐसे केस में रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स, रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एम्स में कुछ असर्शन रीजन की तरह आया। बोला 2-iodobutane when reacted with Ki in the presence of acetone gives racemization, ये असर्शन हो गई। और रीजन दे दिया रिएक्शन मूव्स थ्रू SN1 पाथवे, ये उसका रीजन दे दिया, क्योंकि रेसिमाइजेशन तो SN1 से ही होता है। ठीक, असर्शन तो सही है, बट क्या ये SN1 देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये सेकेंडरी अनब्रांच्ड है और मीडियम भी कैसा है, एप्रोटिक है, तो SN2 होगा। एक बार ऐसे आ गया, एक बार ऐसे पूछ लिया कि 2-iodobutane with Ki in the presence of acetone gives racemization, और रीजन दे दिया ड्यू टू रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। दोनों करेक्ट? एक दूसरे के लॉजिक? तो बेटा ऐसा याद रखना कि अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम हो तो हमारे पास रिपीटेड वॉल्डेन इन्वर्जन्स की वजह से क्या हो जाती है, रेसिमाइजेशन। बेटा अपने दोस्तों की कॉपियां देखना जरूरी है। SN2 में सिर्फ क्या लिखवाया, वॉल्डेन इन्वर्जन। मैंने प्रूव कर दिया कि SN2 में आपके पास रिटेंशन भी हो सकती है और रेसिमाइजेशन भी होती है, स्पेशल केसेस है। ठीक, तो बेटा डेफिनेटली SN2 का प्रोडक्ट वॉल्डेन इन्वर्जन वाला होता है, बट अगर कहीं पर NGP हो रही है तो रिटेंशन भी हो सकती है, और अगर कहीं पर न्यूक्लियोफाइल भी सेम और अटैकिंग यू कैन से लिविंग ग्रुप भी सेम, तो रेसिमाइजेशन भी हो सकती है। बेटा समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें ऐसा नहीं, वॉल्डेन इन्वर्जन सिर्फ एक ही जगह है। ठीक, बाकी स्पेशल केसेस में इसमें रेसिमाइजेशन भी हो सकती है और रिटेंशन भी हो सकती है, अदरवाइज SN2 का प्रोडक्ट वॉल्डेन इन्वर्जन से ही निकलता है। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया? अब आपका होमवर्क नोट कर लो फटाफट से। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, रिएक्शंस तो अगली बार दूंगा करने के लिए, पहले तो इसको पढ़ लो ना यार, ऐसे अंधेरे में तीर मारने का मजा नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसा करो, आपने घर से क्या करके लेके आना है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2, बस इसके पॉइंट लिखने हैं, जितने पॉइंट आपको समझ में आते हैं SN1 और SN2 में डिफरेंशिएशन के जितने पॉइंट आपको समझ में आते हैं कि इनमें डिफरेंशिएशन कहां कहां पे है, क्या क्या फर्क है, जितने ज्यादा पॉइंट लिख सकते हो लिखना। आप देखना आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बेटा। SN1 कहां होता है, SN2 कहां होता है, बोलो कंपैरिजन सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार कंपैरिजन करके लाओ, फिर आगे का काम मैं तुम्हारे को करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, अभी मैं आपको कोई रिएक्शन काम के लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पहले थोड़ा इसको कंपेयर कर लो, जज़ब कर लो, समझ लो चीजों को, फिर काम देने का फायदा है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं काम भेज दूंगा, ठीक, ताकि आप करके आए। मैं आपको कल तक ही भेज दूंगा, आप पहले इसको पढ़ लें, ये वाला काम मेरा आज कर रहे। ठीक, तो आपका सिर्फ एक ही काम दिया है, डिफरेंशिएशन बिटवीन SN1 एंड SN2, और बाकी बेटा कंपेयर इट विद एनीबॉडी। अगर SN1 SN2 ऐसे करवाया होगा जो बोलोगे करूंगा दोस्त। ठीक, आपको मैंने हर एक चीज बताई है, इसमें कौन सी चीज क्या हो तो कैसे होता है, क्या वजह है। हाँ जी बेटा, SN2 तो एक ही स्टेप है, इसमें स्लो फास्ट क्या होगा? स्लो फास्ट तो दो स्टेप्स के बीच में बोल रहे हैं ना, कि एक स्टेप स्लो एक स्टेप फास्ट, तो SN2 में स्टेप ही एक है, कंपैरिजन किसका करोगे? और SN2 और SN1 की स्पीड का कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, दो अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं SN1 SN2 समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, पहले मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म करवाऊंगा, पहले रिएक्शन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा SNFR रिएक्शन, उससे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकता हूं, पर पहले SNFR करवाऊंगा, बाद में देखेंगे। ओके।